हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का स्वागत है द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे, आप लोग हमें फॉलो कर रहे होंगे तो डेली बेसिस पे देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे द हिंदू में निकलने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं और एडिटोरियल होता है, उसको हम यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट तरीके से कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो अगर आपको जो है देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है और अपने आप को अपडेट रखना है, तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और डेली बेसिस पे हमें फॉलो करते रहिए। तो इसी बात पे आज हम देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ निकली हुई हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर में, और उसको हम शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, जिससे आपकी नॉलेज बेस बढ़ सके, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी बात पे हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्या क्या न्यूज़ है। न्यूज़ में क्या है हमारा, पाकिस्तान, जैसे आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान लॉन्चेस रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक इन ईरान। ईरान पे उसने जो है रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक कर दिया है। दूसरी न्यूज़ क्या है हमारी, पीएम जी ने कुछ जो हमारा राम टेम्पल बन रहा है उस पर उन्होंने पोस्टेज जो है स्टैम्प पोस्ट जारी किया है, उसको देखेंगे। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के कुछ न्यूज़ आई हुई है, उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि आप लोग का कोचिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, तो इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। चौथी न्यूज़ है आपकी सब कैटेगराइजेशन ऑफ जो है शेड्यूल कास्ट की है, उसके बारे में जानेंगे। पाँचवीं न्यूज़ हमारी जीएम क्रॉप से संबंधित है, उसको हम देखेंगे। छठी है हमारी, ये थोड़ी सी आपके इंटरेस्ट बेस को बढ़ा सकती है, ऐसी न्यूज़ है हमारी। थाईलैंड में एक ऐसे वहाँ की कुछ लॉ होती है, उसके बारे में हम देखेंगे, कुछ ऐसी न्यूज़ निकली हुई है। सातवीं हमारी, सुप्रीम कोर्ट जो बिल्किस बानो का केस था, हम थोड़ा सा आज यहाँ पे हम बिल्किस बानो के केस को भी थोड़ा सा फॉलो अप करने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है बिल्किस बानो का, वो भी देखेंगे अगर आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी इच्छा हो जानने की। और हम देखेंगे कि अभी फिर से रेड सी में कुछ हुतीज़ ने आक्रमण किया हमारे जो है वेसल पे, उस पे हमारी जो है नेवी ने क्या किया, उस चीज़ के बारे में भी हमारा आर्टिकल है, वो भी हम देखेंगे। तो ये रहे सारे हमारे आर्टिकल। कुछ इकोनॉमिक्स के जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, उसको भी हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे आपके सामने रोज एक जो बहुत ही प्लेस इन न्यूज़ में होता है, तो उसको हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेकर के आते हैं, जिससे कि वो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे कि जो प्लेसेस इन न्यूज़ होती हैं वहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो हमारे न्यूज़पेपर में जो प्लेस इन न्यूज़ होता है, तो उसको हम जो है यहाँ पे उससे एक प्रश्न उठाते हैं, जिसका उत्तर हम अपने पूरे सेशन के लास्ट में देंगे। आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है। तो चलिए हम अपने प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, वेयर चाबाहार पोर्ट इज लोकेटेड। चाबाहार पोर्ट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए इराक, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी भारत। ये आपके ऑप्शंस रहे, आपका क्वेश्चन रहा। आप देखेंगे तो सबसे आज के द हिंदू के सबसे पहले ही पेज पे ऊपर की मोटी मोटी हेडिंग में नीचे चाबाहार पोर्ट का नाम लिखा हुआ है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, और हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर हम लास्ट में देंगे। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में पिन करने की कोशिश कीजिए कि इसका उत्तर क्या है। चलिए चलते हैं। तो देखिए, आज की हमारी पहली न्यूज़ है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये पहले पेज की पहली न्यूज़ है जहाँ पे ये चाबाहार पोर्ट के बारे में दिया हुआ है। तो वहाँ से हमने क्वेश्चन पिक किया हुआ है आपके लिए। बात क्या हुई कि लगातार 2-3 दिनों से ईरान ने जो है पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी कि वहाँ पे जो मिलिटेंट्स ग्रुप है उनके यहाँ पे जो है सेपरेटिस्ट का काम कर रहे हैं ईरान में। तो उन्होंने इसके मद्देनज़र जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है स्ट्राइक कर दी। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी जो है रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर दी ईरान के ऊपर, बिना बिल्कुल भी देरी किए हुए, जिससे कि वो अपने जो है सम्मान को बना सके पाकिस्तान थोड़ा सा। तो इसके चक्कर में उसने तुरंत की तुरंत रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर दी ईरान के ऊपर। देखिए, ईरान एक जो है शिया समुदाय की कंट्री है, तो इसको कुछ लोग जो है शिया सुन्नी के भी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कुछ लोग इजराइल और गाजा के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे बस ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूज़ क्या है, और आगे कोई न्यूज़ आएगी, अपडेट आएगी, तो उस पर भी हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। बात क्या हुई कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो उनकी विजिट हुई थी ईरान में, और वहाँ पे जाते ही वहाँ से स्ट्राइक हो गई तुरंत की तुरंत पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है ये डाउट कहीं ना कहीं उनके लोगों को हो रहा होगा कि जो है इसमें इंडिया का कहीं ना कोई हाथ है। ऊपर से जब ईरान ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया ने सीधे सीधे अपने ट्विटर हैंडल पे बोल दिया कि हम जो है भाई, हमारे पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ। तो हम जो है इस चीज़ में तो टेररिज्म के खिलाफ हम ईरान का साथ देंगे कि उसने सही किया टेररिस्ट को जो है
ख़त्म करना ही चाहिए। वो इस हमारी कंट्री ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर के चलती है टेररिज्म के खिलाफ। तो अब आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान का गुस्सा हमें लेकर के थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इसके पहले भी इंडिया ने भी एयर स्ट्राइक कर रखी है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है यार, कुछ भी हो है तो वो हम अभी तो बेचारा ही कह सकते हैं, और वहाँ पे इतना कुछ तो हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए वैसे दूसरी कंट्री का, लेकिन हम क्या करें, अब काम वो कुछ कुछ ऐसे कर देता है कि हमें फिर थोड़ा सा बोलना तो पड़ ही जाता है। तो आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि थोड़ी सी लोकेशन के बारे में हम देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं थोड़ी सी लोकेशन। ये रहा आपका ईरान, ये है आपका कैस्पियन सी, ये है आपका पर्शियन गल्फ, ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान, ये रहा आपका अफगानिस्तान, और ये सटा हुआ रहा आपका पाकिस्तान। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईरान से लगती हुई कौन कौन सी कंट्रीज हैं या कौन कौन सी कंट्रीज नहीं हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। या पर्शियन गल्फ से लगती हुई कंट्री कौन सी है, कैस्पियन सी से लगती हुई कौन सी कंट्रीज हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इस पूरे एरिया को एक बार आपको देखना की बहुत ही ज़रूरत है। तो ये आपका पाकिस्तान है, ये ईरान है, तो इनका ये इससे सटता हुआ ये एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया। तो इनका यहाँ पे बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, और इनका जो है बेहतिश्त, शायद बोलते बेहतिश्त बलूचिस्तान इनका प्रांत है ईरान का। तो यहीं पे ही दोनों साथ में मिलकर के इन्होंने घमासान शुरू कर रखा है। ये रहा आपका पर्शियन गल्फ, ये आपका यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज होगा, यहाँ पे इधर आगे जा करके आपका अरेबियन सी होगा, ठीक, और ये रहा आपका कैस्पियन सी। तो आगे चलते हैं, ईरान से तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री लगती है, अफगानिस्तान की लगती है, पाकिस्तान की भी लगती है, इराक की भी लगती है, अजरबैजान की लगती है, आर्मेनिया की लगती है, उधर टर्की की लगती है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज की जो बाउंड्री लगती है ईरान के साथ में। और अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दे कि उज्बेकिस्तान की लगती है कि नहीं लगती है, और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो यहाँ पे हम इसके जो है मैप को ध्यान से देख लेते हैं। ये रहा वो एरिया, ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया, सॉरी, ये रहा पाकिस्तान का पूरा बलोच एरिया, ये रहा बेहतिश बलोचिस्तान है ईरान का। यहीं पे दोनों एक दूसरे पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है ईरान का मानना है कि इनका जो बलूचिस्तान का एरिया है वहां पर जो है हमारे यहाँ के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसको जो है पनाह दे रखी है पाकिस्तान ने। यहाँ पे पाकिस्तान ने इसी चीज को देखते हुए बोला कि जो है अब हमें भी एयर स्ट्राइक करनी है, तो हमें भी कोई ना कोई जो है बहाना, एक जो है रीजन तो चाहिए, नहीं तो हम ऐसे स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं अचानक से। तो इन्होंने भी बोला कि हमारे यहाँ जो सेपरेटिस्ट का काम करते हैं वो इनके बेहतिश बलूचिस्तान में रहते हैं, तो इसी के मद्देनजर उन्होंने जा करके दौड़ के एयर स्ट्राइक करी और बाकायदा वीडियो वगैरह भी जारी करी, जिससे कि उसकी थोड़े सम्मान में वृद्धि हो सके। कोई नहीं, हम मजाक नहीं बनाएंगे किसी का भी, हम आगे बढ़ेंगे, हमें सिर्फ न्यूज़ से मतलब है, जैसा आप लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो मैंने आपको मैप पे बता दिया, ये मैप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे देखिए, ये इसमें ये पूरे वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो ये एरिया है पूरा का पूरा। इधर ये आपका इंडिया रहा, इधर इंडिया से इधर जाते हुए पाकिस्तान, उसके इधर जो है ईरान है, ठीक। चलिए अब हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है हमारा? पीएम रिलीजेस पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन राम टेम्पल, स्टैम्प बुक ऑन रामायणा, स्टैम्प बुक ऑन रामायणा। ये इन्होंने पूरी स्टैम्प बुक जो है रामायणा के ऊपर जो है निकाली हुई है, जिसमें इन्होंने जो है पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया हुआ है हमारे राम टेम्पल के ऊपर, जो 22 तारीख को जिसका जो है उद्घाटन होने वाला है हमारे अयोध्या में, ठीक है। उसमें इन्होंने जो है इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है कि The 48-page stamp book includes stamps issued by more than 20 countries. इस सारे स्टैम्प में इन्होंने 20 कंट्रीज से ज़्यादा जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने हमारे रामायणा के ऊपर जो पोस्टेज स्टैम्प जारी किया था उन सारे पोस्टेज स्टैम्प को जो है इस जो है हमारे स्टैम्प पे इन्होंने इंक्लूड किया है। ये एक हमारा जो है कममेमोरेटिव पोस्टेज होता है, पोस्टेज स्टैम्प होता है, जिसको हम जो है एक अपने ऐतिहासिक साक्ष्य और ऐतिहासिक यादगार के रूप में जो है बना करके रखते हैं। हमारा जो है पोस्टल ऑफिस जो है पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया जो है जारी करता है, ठीक। इसमें जो है एक लाइन लिखी हुई है, लाइन क्या है? वो हमारे रामायणा की चौपाई है मंगल भवन अमंगल हारी। इस जो है चौपाई को इसमें जो है
इंक्लूड किया गया है। और यहाँ की जो सरयू रिवर है, सरयू रिवर अयोध्या में कहाँ पे बहती है, अयोध्या में जहाँ पे हमारा मंदिर बन रहा है राम जी का टेम्पल, वहाँ पे जो है सरयू रिवर जो है बहती है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। और हमारे पूरी जो एक फ्लरिश्ड हिस्ट्री रही है, बहुत ही अच्छा इतिहास, समृद्ध इतिहास रहा है, उन चीज़ों को भी यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की गई है। और जो है वाल्मीकि जी के रामायण को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। तो ये जो है एक हमारी ये न्यूज़ थी। देखिए मोदी जी का ये एक जो है वो है इसके स्टैम्प के ऊपर कि दीज टिकट्स आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ हिस्ट्री बुक्स, आर्ट फैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स एंड सर्व एज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ एपिक्स एंड ग्रेट आइडियाज। ठीक, इन्होंने एक तरीके से पूरे के पूरे जो है इस पोस्टेज स्टाम्प का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको यहाँ पे इस अपने स्टेटमेंट में बता रखा है इन्होंने। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। तो ये थी हमारी इस पोस्टेज स्टाम्प से जो है रिलेटेड न्यूज़, जिसको कि जो है अयोध्या राम टेम्पल के ऊपर जो है निकाला जा रहा है, और ऊपर से जो है ये रामायण के ऊपर है। ठीक, रामायण के ऊपर, और इसमें ये चौपाई है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी अगली न्यूज़ को देखते हैं। इसमें जो है ये टेम्पल के साथ साथ में जो हमारी सरयू रिवर बह रही है उसको जो है डिज़ाइन किया गया है इस जो है पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर। ठीक, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला आर्टिकल हमारा क्या कहता है। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल निकला हुआ है, बहुत छोटा सा ही निकला हुआ है, लेकिन ये हम जो है स्टूडेंट्स के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जो कोचिंग्स हैं उनको गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब आप जो है भाई, अब कोटा में लगातार जो बच्चे थे उनकी जो है सुसाइड वो कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं यार, कुछ भी कहो, इतना मेंटल प्रेशर होता है उस एज में, माँ बाप भी नहीं समझ पाते हैं, वो बच्चों को भेज देते हैं कि नहीं हमारा बच्चे तो। अब आज के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है गवर्नमेंट एग्जाम को, लोगों ने इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि हर बच्चा, हर माँ बाप ये सोचता है कि हमारा बच्चा जो है इस गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। IAS की ऐसी रॉयल एंट्री दिखाएंगे कि हर कोई सोचने लगेगा कि नहीं अब तो हमारा बच्चा होगा, अब उसके ऊपर हम स्टैंप लगा देंगे कि ये जो है बस IAS ही बनेगा, अब हमारा बच्चा ऐसा होगा तो ये यहाँ पे ही जाएगा। लोगों ने सोशल मीडिया के टाइम पे इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर रखा है, और लोगों को जो है फिर इससे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ती है अगर वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया की एक अलग दुनिया है, ठीक है, हमें अपने नॉर्मल लाइफ को उससे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग क्या है, बस वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छी चीज़ें होती हैं वही आपको पोस्ट की हुई मिलेंगी। जो लोगों की सबसे अच्छी और सुंदर फोटो होती हैं वो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी। जो बुरी से बुरी चीज़ें होती हैं वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी वहाँ पे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हर किसी की लाइफ में अच्छा और बुरा फेज आता है। अच्छे अच्छे जो सोशल मीडिया पे लोग हैं या IAS बनने वाले लोग भी हैं, उन्होंने भी सुसाइड किया हुआ है, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे इंसान ने जब सुसाइड किया तो उसके करोड़ों रुपए थे उसके बैंक अकाउंट में, उसको जो है आप सोचेंगे कि सुसाइड करने की क्या जरूरत थी उस टाइम पे, लेकिन किया ना बंदे ने। तो लाइफ में खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि दिखावा। दिखावे से ज़्यादा आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और इस टाइम पे सोशल मीडिया के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं आज के टाइम पे। इसी को देखते हुए ये हम आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों को भेज देते थे कोटा में, छोटे छोटे बच्चे, अब 11-12 के बच्चों को यार भेजने लग गए वो कोटा में। आज के टाइम पे कहते हैं कि 9th के बच्चों का जो है फाउंडेशन कोर्स चलवाएंगे हम IAS बनाने के लिए। 21 साल का बच्चा क्या 14 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा, उसको तुम भेज रहे हो कि हाँ उसको फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा। बच्चे को तो अभी समझ भी उसकी डेवलप नहीं हुई है उस तरीके की कि ये चीज़ है क्या, लेकिन हम जबरदस्ती उसको उसमें थोपते रहते हैं और कंपेयर करते रहते हैं बच्चों को कि जो है ये देखो इसका बच्चा ऐसा कर लिया, उसका बच्चा ऐसा कर लिया। सोशल मीडिया दिखाएगा कि इनके बच्चे ने इतने एज में ऐसा कर लिया, तो बच्चों में वो और ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ती रहती है। हर बच्चा अलग अलग तरीके का है, हर इंसान अलग अलग तरीके का है, सबकी टाइमिंग अलग हो सकती है। कोई किसी टाइम पे चीज़ को फुलफिल कर सकता है, कोई किसी टाइम पे किसी चीज़ को कंप्लीट कर सकता है। तो हम हर किसी को एक पैमाने पे रख करके देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कि अब जो है जो 16 साल के बच्चे होंगे कोचिंग सेंटर जो है उन्हीं को एडमिशन देंगी, उससे नीचे के बच्चों को वो एडमिशन नहीं देंगी। लगातार 2-3 साल से कोटा में लगातार सुसाइड कर रहे हैं बच्चे और माँ बाप स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो ये सारी ये न्यूज़ थी कि अब 16 साल से नीचे के एज के बच्चों को जो कोचिंग सेंटर होंगे वो एनरोल नहीं करेंगे। ऊपर से क्या कहा मिनिस्ट्री ने कहा कि जो कोचिंग्स होंगी उनके जो टीचर्स होंगे, टीचर जो है मिनिमम उनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो पढ़ाने के लिए टीचर आएगा, और ऊपर से उस टीचर की क्वालिफिकेशंस, उसकी जो है सारी चीज़ों को वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, जिससे जो है एक
सही तरीके से जज कर पाए, और जो मिस गाइडिंग और मिस लीडिंग जो है लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो है बच्चे हमारे यहाँ आएंगे तो हम 100% सिलेक्शन करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए उसने जो है ये गाइडलाइन जारी करी है कि कोचिंग सेंटर्स को जो है ये चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ये एक सेकंड, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है हमारा, ये है, ये गाइडलाइन जारी की गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, ठीक। चलिए चलते हैं, ये था हमारा एक आर्टिकल, छोटा सा, लेकिन है तो छोटा आर्टिकल, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी को लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये तो मैं मानूंगी। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। न्यूज़ हम देखते हैं अगला क्या है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल हमारा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज शेड्यूल्ड कास्ट पैनल टू लुक इनटू इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, ठीक। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक पैनल 5 मेंबर का एक जो है कमेटी बनाई हुई है जो इस चीज़ को देखेगी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं उनमें जो है उनके अंदर भी जो सब कैटेगरी होती है, जो सब कैटेगरी होती है उसको देखने के लिए एक जो है कमेटी बनाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जज बेंच बनाई गई थी इस चीज़ के ऊपर कि जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ देखने के लिए बनाई थी अपनी 7 जजेस की बेंच की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की परमिशन देता है कि नहीं देता है, सब कैटेगरी बनाने की परमिशन देता है कि नहीं देता है। और गवर्नमेंट ने हमारी जो है कमेटी बनाई हुई है कि ये जो है एजुकेशनली और सोशली कैसे हम इस चीज़ को जो है बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। तो बात क्या हुई कि जो एक मदिगा कम्युनिटी है, मेडिगा कम्युनिटी उसको कह लीजिए, वो जो है अभी तेलंगाना में भी इलेक्शंस के आसपास में जो है वहाँ की है ये मेडिगा कम्युनिटी, ठीक। मेडिगा कम्युनिटी क्या है, इसने जो है रेज किया था ये इशू सब कैटेगराइजेशन का कि जो है जो हमारी कम्युनिटी के अभी अंदर क्या होता है कि एक कम्युनिटी होती है उसमें कुछ लोग बहुत अच्छे हो गए और एक लोग अभी बहुत भी पिछड़े हुए हैं। लेकिन अगर पूरी कम्युनिटी को ही कोई रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कोई चीज़ दी जा रही है, तो उसमें जो है जो पहले से ही आगे लोग हैं, पहले से ही आगे बढ़े लोग हैं, उन्हीं को नॉलेज होती है चीज़ों की, वही उन्हीं की पहुंच होती है वहां तक, तो वो उन चीज़ों का लाभ जल्दी उठा लेते हैं। और जो उनके पीछे जो है लोग बचे रह जाते हैं, ना तो उनको वो पता चल पाता है कि ये चीज़ें क्या हैं और ना ही वो उसका लाभ ले पाते हैं। तो इसी चीज़ को जो है थोड़ा दूर करने के लिए इस चीज़ को गवर्नमेंट थोड़ा नज़र में रख रही है कि हम जो शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, पूरे इंडिया में कितने शेड्यूल्ड कास्ट हैं, लगभग 1200 के आसपास जो है शेड्यूल्ड कास्ट है हमारे यहाँ पे कंट्री में, ठीक है। इनमें भी कोई सब कम्युनिटीज़ हैं, इनके अंदर भी जो है कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनको जिसमें मोस्ट बैकवर्ड जो क्लासेस है, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ अमॉन्ग्स द ओवर 1200 शेड्यूल्ड कास्ट, इनके अंदर भी जो मोस्ट बैकवर्ड है उनको अलग कैटेगरी में रखना और जो बैकवर्ड है उनको अलग कैटेगरी में रखना, जिससे उनको चीज़ों का फ़ायदा अलग अलग तरीके से पहुंचाया जा सके। तो आइए इसी बात पे एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि मेडिगा कम्युनिटी है क्या। ये तो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रही है, तो हम ये देख लेते हैं, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये मेडिगा कम्युनिटी इस चीज़ को लेकर के 1994 से स्ट्रगल कर रही है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपना वो देख लेते हैं कि मेडिगा कम्युनिटी क्या है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मेडिगा कम्युनिटी दक्षिणी भारत की एक तेलुगु जाति है, ठीक, तेलुगु जाति है। वे मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कहाँ पे हैं ये लोग, हमारी ये कम्युनिटी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में रहते हैं। तमिलनाडु में एक छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक। मेडिगा ऐतिहासिक रूप से चमड़े के कारखाने, चमड़े के काम और छोटे हस्तशिल्प के काम से जुड़े हुए हैं। वैसे भी हमारे यहाँ जो लोग थोड़ा ऐसे काम करते हैं उनको नीचे ही कम्युनिटी का माना जाता है। लोगों को जो है थोड़ा सा ऊंचा नीचा करने की थोड़ा आदत भी ज़्यादा होती है। कोई ना, खैर हम आगे बढ़ते हैं। आज अधिकांश खेतीहर मजदूर हैं, ये आज के टाइम पे खेतीहर मजदूर बन चुके हैं। ऐतिहासिक रूप से ये सारे काम करते थे, लेकिन आज के टाइम पे अधिकांश लोग खेतीहर मजदूर हैं। खुद की खेती नहीं, दूसरों की खेती में मजदूरी कर रहे हैं वो अभी भी, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। इनको शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मदिगा समुदाय के भीतर विभिन्न उपजातियां हैं, यही सब कैटेगराइजेशन की बात ये खुद लोग जो है उठाते आए हैं, ठीक है। विभिन्न उपजातियां हैं जिनमें बिंदला, चिंदू, दक्कली और मष्टी शामिल हैं। ये उपजातियां हैं इनकी, ठीक है। मदिगाओं के अपने वर्ग हैं, पुरोहित, इनके अपने खुद के वर्ग हैं। पुरोहित वर्ग को मदिगा दसारी के नाम से जाना जाता है। ये हैं, आप ये देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट के। हमारी सोसाइटी में क्या माना जाता है, पुरोहित कौन हो सकता है, जो कि ब्राह्मण होगा,
ठीक। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इनकी खुद की कम्युनिटी के जो है खुद पुरोहित होते हैं और उनका वो क्या होते हैं, मदिगा दसारी बोलते हैं हम उनको, ठीक है। संगारिस्ट, थोथिस आदि के पास अपने समुदाय के लिए अलग अलग कार्य हैं, ये भी इनकी सब कम्युनिटीज हैं, ठीक। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। ये वर्गीकरण अनुसूचित जाति धर्मों, देखो इनका वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण में ये अनुसूचित है। इनका धर्म क्या है, हिंदू धर्म है। इनकी जो है हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों ही है इनमें, ईसाई लोग भी आते हैं, हिंदू लोग भी आते हैं मदिगा कम्युनिटी में। इनकी बोली क्या है, तेलुगु है, कन्नड़ है। और इनमें ये रहते कहाँ पे है, वही कुछ फैक्ट्स हैं, राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के क्षेत्र दक्षिण में। भारत जनसंख्या का, ये भारत जनसंख्या में 7.66 मिलियन है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है, इतनी छोटी कम्युनिटी भी नहीं है। 7.66 मिलियन का आप मतलब समझ रहे हैं, मतलब 76,60,000 के आसपास लोग हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल क्या कहता है। हाँ, ये जीएम क्रॉप से रिलेटेड भी जो है काफ़ी न्यूज़ जो है चल रही है कई दिनों से, क्योंकि जो जीएम क्रॉप है, जीएम क्रॉप में हमारा जो जीएम मस्टर्ड है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कुछ पेटिशनर्स ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम से जो है पहले ही, जब आज से समझ लो 14 साल पहले की बात हो गई होगी, तभी से जाकर के उन्होंने जो पिटिशन डालना शुरू कर दिया था कि ये जो है इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी घातक हो सकता है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी घातक हो सकता है जो जीएम मस्टर्ड आने वाली है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कुछ मतलब कि अपनी तरफ से कुछ कमेटी या जजेस की कोई बेंच बैठाई थी जिसको देखने के लिए कि ये जो लोग कह रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने खुद की एक रिपोर्ट निकाली जिनको जो है फिर उसने बोला गवर्नमेंट को कि मुझे लगता है कि हमने जो ये रिपोर्ट दी थी आपने इसको सही से रीड नहीं किया, आप इसको एक बारी रीड करके बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक होती है GEAC कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है, जो जेनेटिक मामलों में जो भी हमारे जेनेटिक पौधे होते हैं और चीज़ें होती हैं उनके मामले में वो अप्रूव करने का काम करती है। अप्रेजल कमेटी है तो मतलब अप्रूव करने का काम करती है, वो जो सबसे मेन बॉडी होती है वो हमारी। तो इसी के मद्देनज़र फिर जो है हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो हमारी जीएम क्रॉप्स हैं वो हमारी जो है जो खाद्य तेल है, एडिबल ऑयल है, खाद्य तेल है, उसको जो है सस्ता बना देंगी, ठीक। और इसके उसमें जो है इसमें काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए। फैक्ट्स में क्या कहा गया कि जो है 24.6 मिलियन टन 2021 में हमने 24.6 मिलियन टन जो है विद डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, जिसमें 11.1 मिलियन टन जो है हमारा घरेलू उत्पादन था और टोटल 24.6 मिलियन टन की हमारी जो है नीड थी किसकी, खाद्य तेलों की। उसमें से हमने लगभग 13.45 मिलियन टन जो है 54%, लगभग 54 से 55% हमने क्या किया, बाहरी देशों से आयात किया। तो इनका कहना यह है कि अगर ये जो जीएम क्रॉप को हम जो है यहाँ पे मान्यता दे देते हैं तो वहाँ पे अभी कुछ क्षेत्रों में हमारी गवर्नमेंट ट्रायल पे जो है चला रही है जीएम मस्टर्ड को। और जो पेटिशनर्स थे इनका कहना है कि ये गलत तरीके से कहीं पे भी बिना किसी रेगुलेशन के जो है जीएम मस्टर्ड को ऐसे ही ट्रायल पे चला रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम बहुत ही रेगुलेशन के साथ में उसको चला रहे हैं और उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। और उसमें ये देखा गया कि कम से कम 25 से 30% की अधिक वृद्धि हुई है। जो हमारी नॉर्मल जो जीएम मस्टर्ड की क्रॉप है उससे 25 से 30% की वृद्धि हुई है। तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि हम जो है लगभग 50 से 60% जो हमारा खाद्य तेल होता है उसको हम बाहरी देशों से आयात करते हैं। तो हम जब इसको कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तो इससे हमारे जो तेल की कीमतें हैं वो सस्ती भी हो जाएंगी और उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसी के मद्देनज़र ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि 2020-21 में जो है हमने लगभग 54% जो है तेल का आयात बाहरी देशों से किया। लगभग वो कितने का था, 1,15,000 करोड़ के दाम का तेल हमने जो है खाने का जो खाद्य तेल है उसको बाहर से आयात किया। और इसमें सबसे ज़्यादा हमने क्या आयात किया था, सबसे ज़्यादा हमने इसमें पाम ऑयल को आयात किया, 57% इसमें पाम ऑयल था। दूसरा सोयाबीन ऑयल था 22%। तीसरा जो है सूरजमुखी का तेल था 15%। और कुछ छोटी मात्रा में एक होता है कैनोला क्वालिटी का मस्टर्ड। मस्टर्ड की भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनमें एक होता है कैनोला क्वालिटी का मस्टर्ड, वो भी जो है हमने कुछ मात्रा में वहाँ से मंगवाया। और 2022-23 में 155.33 लाख टन
55.76%, लगभग 56% के आसपास हमने जो है खाद्य तेल बाहर से मंगवाया। इसके पहले हमने 55% मंगवाया था 2021 में, और 22-23 में हमने लगभग जो है 56% खाद्य तेल जो है बाहर से मंगवाया। फिर इसमें थोड़ी सी चुटकी लेते हुए हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि सो वी आर ईटिंग मोर फ्राइड आइटम्स, राइट, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों को खा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है और कि जो 3 चीज़ें होती हैं, तेल, नमक और चीनी, इसको जो है लोगों की डाइट में से धीरे धीरे करके काफ़ी कम किया जाए, क्योंकि ये जो है बहुत ही एज अ साइलेंट किलर का काम करती हैं। ठीक, जो लोगों को हार्ट अटैक आता है साइलेंटली कि बैठे हैं अचानक से आ गया, तो ये हमारे खाने पीने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए इन 3 चीज़ों पे जो है हमारी गवर्नमेंट लगाम लगाने की कोशिश करती है। जैसे वो क्या करती है कि जो जैसे चिप्स के पैकेट्स मिल रहे हैं गंदे तरीके से, वो फ्राइड है या कब के रखे हुए क्या है, तो उन पे जैसे वो टैक्स ज़्यादा लगा देगी, जिससे कि लोग थोड़ा सा डीमोटिवेट हों उसको खरीदने के लिए। तो कुछ कुछ इस तरीके की चीज़ों को जो है गवर्नमेंट जो है स्टेप्स लेती रहती है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी ये हमारे जीएम क्रॉप में। जीएम क्रॉप है क्या है हमारा, इसको हम कहते हैं धारा मस्टर्ड। हमारे जीएम क्रॉप का क्या नाम है, धारा मस्टर्ड, DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, DMH11 हम बोलते हैं। एक होती है कि हाइब्रिड, एक होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड। हाइब्रिड में जब हम 2 प्रजाति की चीज़ों को साथ में ला करके एक नई प्रजाति को बना देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के, जैसे हम कहते हैं कि काइंड ऑफ जो हमारी शायद जर्सी गाय होती हैं उनको हम गाय और भैंस के बीच का मानते हैं, जिनको जो है क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से लाया गया है। तो इसी तरीके से हम उसको जो है एक हाइब्रिड प्रजाति का मानते हैं। जो हमारी जर्सी गाय होती है उनको हाइब्रिड प्रजाति का मानते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, जेनेटिकली मतलब कि किसी चीज़ के जीन में ही परिवर्तन करना, कि उसमें जो है इस जीन को निकाल लेना, उसमें से इस जीन को जोड़ देना, या उसमें से इस चीज़ को जीन को डाल देना, जिससे कि उसमें कुछ अलग तरीके की जो है क्षमताएं पैदा हो सके। जैसे उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खरपतवार को रोकने के लिए, कि कोई भी जैसे खरपतवार है वो उस जो है फसल पे असर ना कर सके। तो इस टाइप की चीज़ों को करने के लिए जो है जीन का मॉडिफिकेशन किया जाता है हमारी फसलों में। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1 सेकंड में आपको दिखाती हूँ, बताया भी है कि लगभग 1 मिलियन या बिलियन कुछ ऐसा है जितना हमारी फसल जो है खराब हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ, हाँ यहाँ पे है कि $11 बिलियन, 11 बिलियन, 11 बिलियन, आप समझ रहे हो, 11 बिलियन, 11 अरब जो है अमेरिकी डॉलर के जितना हमारा जो है फसल खराब होती है, वो किसकी वजह से, वो सिर्फ खरपतवार की वजह से। ठीक है, एनुअल इकोनॉमी लॉसेस, एनुअली इतना $11 बिलियन का हमारा जो है नुकसान होता है वो खरपतवार की वजह से। और DMH11 में यहाँ पे ये दिखा है कि 25 से 30% की जो है उसकी वृद्धि हो जाएगी। और अभी हम क्या करते हैं, 4500 करोड़ की जो है 4500 करोड़ की हम जो है हर्बिसाइड्स को यूज़ करते हैं, जो खरपतवार नाशक होते हैं उनको हम लगभग 45,000 करोड़ की जो है हर्बिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं। हमारी जो ये GM क्रॉप है इसमें हमने 2 तरीके की GM मस्टर्ड है, इसमें हमने 2 तरीके की मस्टर्ड को शामिल किया हुआ है। कुछ एक ईस्ट यूरोपियन जो है हीरा करके कोई अलग एक वेराइटी है, दूसरी एक वरुणा करके हमारी इंडियन वैरायटी है, वरुणा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके हमने जो है अपने GM मस्टर्ड को तैयार किया हुआ है। तो ये थी हमारे GM मस्टर्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके आने वाले UPPCS एग्जाम और जो है UPSC और आपके RO में जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये रहे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, जो सरकार ने अपनी तरफ से कोर्ट में जो है बोले हैं। ठीक है, तो इसी बात पे हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए RO में आप देखेंगे तो काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने ये फैक्ट दिया हुआ है। जैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ UPSC के लिए तो ये फैक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार जो है दिमाग फिर जाता है लोगों का तो वो पूछ भी लेते हैं, लेकिन कुछ जो नॉर्मल एग्जाम है जैसे PCS भी हो गया कि स्टेट का PCS होगा किसी, और जो है RO हो गया, तो उसमें इस टाइप के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। और ये भी काफ़ी रिसेंट का फैक्ट है और गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़े, हम देखते हैं। चलिए हाँ, आगे हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला का आर्टिकल जो है आपको बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके का आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि थाई मैन फेसेस रिकॉर्ड 50 years इन प्रिजन फॉर रॉयल इंसल्ट अंडर लेस मैजेस्टी लॉ।
थाईलैंड में एक जो है लॉ होता है लेस मैजेस्टी लॉ, जिसमें जो है मतलब जो वहाँ की मोनार्क होती है, जो वहाँ की राजशाही होती है, जो राजा या रानी जो भी होते हैं उनका वो ये दुनिया का बहुत ही टफेस्ट लॉ माना जाता है, एक्सट्रीम लॉ है ये दुनिया का, ठीक। लेस मैजेस्टी लॉ, एक्सट्रीम लॉ इसको हम मानते हैं। इसमें क्या हुआ, एक इंसान को जो उन वहाँ के रॉयल है, राजा रानी जो भी होंगे, उनकी इंसल्ट करने के एवज में उसको 50 साल की जो है सजा सुना दी गई है, ठीक। वो कोई ऑनलाइन जो है वेंडर था, कुछ कपड़ों का व्यापारी था, ऑनलाइन बेचता था, उसको जो है क्रिटिसाइज करने के परिप्रेक्ष्य में उसको जो है 50 साल की सजा सुना दी गई है, ठीक। बस ये इतनी सी ही न्यूज़ थी, बस ये था कि ये इसको मानते हैं स्ट्रिक्टेस्ट लॉ इन द वर्ल्ड, ठीक। ये दुनिया का सबसे जो है टफ लॉ है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है। तो बस ये नॉर्मल सी न्यूज़ थी। अब राजा रानी को वहाँ पे बुरा लग गया और बेचारा ज़्यादा एज का था भी नहीं, 28, अरे कुछ कम ही एज का इंसान था, जिसको पूरे के पूरे 50 साल का उन्होंने जो है, उसकी तो पूरी ज़िंदगी चली जाएगी जेल में। भाई नहीं बोलना चाहिए। आप सोच सकते हो कि हम कितने ही फ्री कंट्री में रहते हैं, जब मन किया जहां मन किया मुंह उठा करके कुछ भी बोल दिया और हमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि रॉयल जो वहाँ के राजा रानी, उनके हल्की सी इंसल्ट करने पे पूरे के पूरे 50 साल की सजा सुना दी गई है उस बेचारे को। तो अगर हमें किसी चीज़ की फ्रीडम मिलती है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, और किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी इंसान के प्रति हेट स्पीच फैलाने या किसी झूठी अफवाह को फैलाने के पहले हमें थोड़ा सा तो सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं। चलिए आगे के हम अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है हमारा? हाँ, अगला आर्टिकल थोड़ा सा इकोनॉमी से संबंधित है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है, कुछ जो की फैक्ट्स हैं वो उठाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा इकोनॉमी का कोई बहुत ही ऐसा निर्धारित सोर्स नहीं है कि हम उसको उठा लें और हम इकोनॉमी को पढ़ लें और हमारी इकोनॉमी तैयार हो गई। भाई तो जो न्यूज़पेपर होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारी इकोनॉमी का, जो पेपर होता है उसको तैयार करने का। तो यहाँ पे हम डेली बेसिस पे कुछ भी ऐसा जो न्यूज़ में आता है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट की होता है अगर इकोनॉमी का, तो उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जैसे आज की न्यूज़ में ये न्यूज़ तो क्या है कि इंडिया टू लॉग फर्मर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन फिस्कल ईयर 24 एसर्ट आरबीआई ऑफिशियल्स, ठीक है। ये तो ऐसी न्यूज़ है, ये परमानेंट वाली न्यूज़ है, ये चेंज होती रहती है। लेकिन इसमें परमानेंट वाली न्यूज़ क्या है कि यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स क्या है? जैसे ये हेडलाइन इन्फ्लेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। हेडलाइन इन्फ्लेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कोर इन्फ्लेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ जो है यहाँ पे क्राउड इन क्राउड आउट के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। तो इस बारे में हम थोड़ा सा जो है देख लेते हैं कि ये क्या है। ये हमारा कुछ ये क्राउड आउट क्या होता है, इस पे आप देखेंगे कि बहुत ही एग्जामों में जो है उस टाइम पे चलता था क्राउड आउट और क्राउड इन के ऊपर जो है काफ़ी क्वेश्चंस कई एग्जामों में जो है ऑप्शंस के बेस पे पूछे गए। आपका जो है ईपीएफओ का एग्जाम था, उसमें भी जो है क्राउड आउट से ही जो क्वेश्चन पूछा गया था। आप जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खंगालेंगे तो ये जो यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट की नोट्स इकोनॉमी के, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं। तो ये क्या है, एक जो है आपका क्राउड आउट जो है इफेक्ट होता है, ठीक। क्राउड आउट इफेक्ट क्या होता है? द क्राउडिंग आउट इफेक्ट थियरी सजेस्ट दैट राइजिंग पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग ड्राइव्स डाउन प्राइवेट सेक्टर, ठीक। ये क्या कह रहा है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, क्राउड आउट इफेक्ट का क्या मतलब होता है? क्राउड आउट कर गया कहीं से, ठीक, कि जो पब्लिक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है हमारा, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है अगर वो बढ़ेगा तो जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है वो धीरे धीरे करके कम होगा और खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट है वो जो कहीं पे एक्सपेंडिचर करना चाहती है, अगर एक्सपेंडिचर करना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो कैसे एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी? लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएगी, जिससे उसके पास में पैसा ज़्यादा आएगा, फिर वो एक्सपेंडिचर कर पाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट पार्टी होगी अगर उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया और वो टैक्स बढ़ाती गई तो जो प्राइवेट पार्टी होगी उसके पास फिर बचेगा नहीं ज़्यादा कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए, और ऊपर से एक जो है मोराल भी तो डाउन होगा किसी का। अगर किसी ने 100 रुपये का उत्पादन किया हुआ है और गवर्नमेंट कह दे कि मैं उसमें से 60% जो है टैक्स में काट लूँगा, तो फिर उस इंसान को क्या लगेगा कि साला इतनी मेहनत करने की हमें ज़रूरत ही क्या है, करते ही नहीं है। अगर उसमें से 60% गवर्नमेंट ही ले जाए तो इस चीज़ को देखते हुए ये क्राउड आउट इफेक्ट यही कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तो जो
प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो कम होगा और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगाएगी और जो है अपने सिक्योरिटीज़ को बेचेगी, जिससे इंटरेस्ट रेट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो जाएगा तो लोग जो है लोन नहीं ले पाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं क्राउड आउट इफेक्ट। ठीक, क्राउड आउट इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। यही चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग टू स्पेंड मोर, द गवर्नमेंट नीड्स मोर रेवेन्यू। स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा आय की ज़रूरत होती है, विच इट गेट्स थ्रो हायर टैक्सेस, जो कि ये ज़्यादा टैक्स लगा के प्राप्त करेगी, और हायर सेल्स ऑफ ट्रेजरीज, जो इनके पास ट्रेजरीज होती हैं, इनका खुद का जो ट्रेजरी बिल्स होती हैं, खजाना होता है, उसको ज़्यादा सेल करके जो है ये फिर प्राप्त करेंगी धन को, जिसको फिर ये एक्सपेंड कर पाए। तो इससे क्या होगा, दिस कैन रिड्यूस प्राइवेट सेक्टर इनकम, ये जो निजी क्षेत्र है उनकी आय को कम कर देगा। ठीक, एंड लोन डिमांड, और जब ये ट्रेजरी बिल को बेचने लगेंगे तो इससे इंटरेस्ट रेट मार्केट में हाई होगा, जिससे कि जो है लोग लोन लेने की डिमांड को भी कम कर देंगे, लोन की मांग कम कर देंगे। दस डिक्रीजेस स्पेंडिंग एंड बोरोइंग। देयर आर 3 मेन क्राउडिंग आउट इफेक्ट। 3 मेन क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, वो कौन कौन सा है? एक इकोनॉमिक, आर्थिक है, दूसरा सोशल वेलफेयर, सामाजिक जो कल्याण होता है वो, और तीसरा क्या है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपकी जो है आधारभूत संरचना होती है। ठीक है, क्राउड इन क्या होता है? एक क्राउड आउट हो गया तो वो इसी का ही उल्टा जो है क्राउड इन होता है। क्राउड इन क्या है? सजेस्ट दैट गवर्नमेंट बोरोइंग एंड स्पेंडिंग कैन इंक्रीज डिमांड। ये उसी का ही उल्टा है कि अगर कहीं से गवर्नमेंट बोरो करती है और मार्केट में जाके स्पेंड करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो मार्केट में डिमांड को बढ़ाएगा। डिमांड कैसे बढ़ाएगा कि मान लो सरकार जो है मनरेगा की नौकरी चलवा रही है, तो मनरेगा में जाकर के सरकार क्या करेगी कि वहाँ पे लोगों को पैसे देगी कि लो भाई यहाँ पे नहर बनानी है, आप लोग मेरे से पैसे लो और यहाँ पे नहर खोद दो। जब लोगों के पास जो पहले घर में बैठे थे आकर के नहर खोदेंगे, पैसे आएंगे, तो वो मार्केट में जाकर के जो वो पहले सिर्फ रोटी प्याज खा लेते थे, वो जाकर के बाद में कहेंगे कि हम भाई और ज़्यादा सब्जियाँ खाएंगे, हम भी ब्रेड खाएंगे और हम भी दूध खरीदेंगे। तो ये क्या करेगा, आपका मार्केट में जो है डिमांड को बढ़ा देगा। ठीक, तो यह था आपका क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन का एक फॉर्मूला, कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा यहाँ पे मैं छोटा सा समझा देती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से कवर कर दूँ। एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, एक आपका कोर इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है आपका, हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम सारी की सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जो है फिर इन्फ्लेशन की काउंटिंग करते हैं, जिसमें जो वोलेटाइल, जिनके दामों में बहुत ही जल्दी जल्दी परिवर्तन होता रहता है, हम उन चीज़ों को भी शामिल करते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, मिल्क वगैरह भी हो गया, बिवरेजेस हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को हम जो है किस में शामिल करते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन में, जिससे कि जो है बहुत ही ये हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन, जाहिर सी बात है हम कोई ऐसी चीज़ों को उसमें शामिल कर रहे हैं जिसका दाम आए दिन कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग इन्फ्लेशन होगा। दूसरा होता है आपका कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में से हम जो है जो वोलेटाइल वस्तुएं होती हैं उनको जब निकाल देते हैं और जो स्थिर वस्तुएं होती हैं उनको जब हम काउंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा कोर इन्फ्लेशन, जिसमें ज़्यादा जो है परिवर्तन, जिनके दामों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता उन चीज़ों को हम शामिल करते हैं बस, तो क्या कहलाता है? हमारा कोर इन्फ्लेशन। और जिनमें हम सारी की सारी चीज़ों को शामिल करते हैं, जिनके दाम जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो चलिए इसके आगे हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आप लोगों के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा क्या कहता है? ये सुप्रीम कोर्ट का जो है बिल्किस बानो का केस है। बहुत दिनों से न्यूज़ में अभी रिसेंटली चल रहा है, क्योंकि जो है 8 जनवरी को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जितने लोगों को हमने 2022 के अगस्त में ही रिलीज़ किया था, उनको फिर से जो है जेल जाना पड़ेगा। भाई फिर अफरा तफरी मच गई और जो है इस चीज़ पे काफ़ी बवाल चलने लग गया। तो अभी जो है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा और टाइम दे दिया कि आप लोग जल्दी से सरेंडर कर दो, क्योंकि जो सारे के सारे 11 दोषी थे वो जो है अपने अलग तरीके से बहाने बनाने लग गए हैं कि हमारे कुछ घरेलू काम है, ये है वो है, जिनकी वजह से हम आ नहीं सकते। कुछ लोग तो भाग गए, तो कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं है, जाना तो आप लोगों को जेल में ही है, तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम और ले लो, मौज कर लो, फिर आओ चलो चलते हैं आपको लेकर के जेल में। ठीक है, तो ये था। और कहानी, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगी कि बात स्टार्ट होती है 2000 से, गुजरात के दंगों से, जिसको हम गोधरा कांड के भी नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जो बिल्किस बानो एक महिला थी और उनकी जो है माँ थी और उनके घर के कुछ सदस्य थे। तो वहाँ पे जो है हमला हुआ था,
दंगे, कम्युनल वायलेंस हुआ था, वहाँ पे उनके साथ दुष्कर्म किया गया और उनकी माँ के भी साथ। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे दुष्कर्म किया गया, उस टाइम पे वो महिला प्रेग्नेंट थी और ऊपर से उनके पूरे फैमिली वालों को मार दिया गया था। तो ये कहानी थी जिसको लेकर के बाद में वो कोर्ट पहुंच जाती हैं। और कोर्ट पहुंचती हैं वहाँ पे फिर 2004 की बात है। वहाँ पे फिर वो उन लोग को ये शंका जताते हैं कि हम जहाँ है गुजरात में हुआ था ये दंगा, तो उन्होंने कहा कि हमें गुजरात में निष्पक्ष जाँच मिलने की संभावना थोड़ी कम है, तो इसलिए हमारी जाँच को कहीं और पे जो है करवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है, 2004 में इनके जो है निष्पक्ष जांच को देखते हुए हम इसकी जो है ट्रांसफर इसको कर रहे हैं, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास उन्होंने ट्रांसफर कर दिया और वहाँ पे जो है जो सीबीआई की ट्रायल कोर्ट थी वहाँ पे उन लोगों का केस चलता है और 2008 में उन लोगों को जो है दोषियों को सजा हो जाती है आजीवन कारावास की। तो इसी के मद्देनजर 2001-2000 में वो क्या कहते हैं, एक केस आया हुआ था लक्ष्मण नस्कर करके, 2000 का केस था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, और उसके भी पहले कुछ ऐसे हमारे आर्टिकल है कि अगर वो 14 साल की जो है उन्होंने जेल बिता ली है तो उसके बाद उनको जो है रिलीज किया जा सकता है उनके कुछ और कंडीशंस को देखते हुए। तो उसके चलते जो है उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये अर्जी दाखिल कर दी कि हमारे 14 साल पूरे हो गए हैं, तो प्लीज़ जो स्टेट की पॉलिसी, गुजरात की जो है रेमिशन पॉलिसी थी, छूट की नीति थी, वहाँ पे परिहार की पॉलिसी थी 1992 की, उसके तहत हमें छूट दे दी जाए, क्योंकि जब हम वहाँ पे हमें पकड़ा गया था उस टाइम पे 1992 की जो है गुजरात की रेमिशन पॉलिसी चल रही थी वहाँ पे। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया उन्होंने कि आप लोग इनको जो है यहाँ से छोड़ दो, आप देख लो कैसा आपका कानून कहता है, इनको छोड़ दो। तो गुजरात हाई कोर्ट ने उनको फिर अगस्त में जो है रिहा कर दिया, गुजरात के जो है सरकार ने उनको वहां से रिहा कर दिया। ठीक, आर्टिकल 430 शायद आईपीसी 432 है, जिसमें जो है राज्य के पास ये अधिकार होता है कि वो रिहाई और इन सब चीज़ों का अधिकार होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 है और आर्टिकल 161 है। आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161, आर्टिकल आपका 72 एंड 161। 161 क्या कहता है? 161 हमारा ये कहता है कि जो हमारे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनकी क्षमादान शक्तियों को हम 161 में रखते हैं। 72 जो है हमारे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। और आर्टिकल 432 जो हमारा था वो आईपीसी था, जिसमें राज्य सरकार के पास ये शक्ति होती है कि वो जो है उनकी रिहाई कर सकती है। तो ये कहानी हुई। फिर उसके बाद में उनको छोड़ दिया गया। फिर बिल्किस बानो के घर वाले वहाँ पे जा करके फिर उन्होंने हल्ला मचाया, लोगों ने भी हल्ला मचाया कि इतना हीनियस क्राइम था, इतना घिनौना काम था, इनको आप लोग छोड़ कैसे सकते हैं। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो अधिकार भाई आपके पास था ही नहीं कि आप उनको रिलीज कर सकते थे। अधिकार तो था जो है महाराष्ट्र कोर्ट के पास, क्योंकि सजा वहां पे उन्होंने सुनाई थी, तो आप लोग ने रिहा कैसे कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साथ में कहा कि हमारे सामने जो है कुछ गलत तरीके से सबूतों को रखा गया जिनको हम सही से कर नहीं पाए, तो हम जो हमारा पिछला जो है ऑर्डर था हम उसको समाप्त करते हैं। अब हम नया ऑर्डर देते हैं कि इन सबको जेल में जाना चाहिए। अब इस चीज़ के बारे में महाराष्ट्र सरकार देखेगी कि उनको छूट देनी चाहिए, रिहा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं जो आपको बता रही थी, लक्ष्मण नस्कर का केस आया था, 2000 का केस है। लक्ष्मण नस्कर का केस था 2000 में। इसमें क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है ऐसे 5 कंडीशंस बताई थी जिसके बेसिस पे किसी अपराधी को छोड़ा जा सकता है। उसमें एक कंडीशन ये थी कि कोई अपराधी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जो एक्ट है, उसने जो क्राइम किया है वो पूरे समाज को इफेक्ट कर रहा हो। उसका एक्ट अगर व्यक्तिगत है तो उसको जाकर के बाद में उसको जो है कुछ छूट के तहत उसकी रिहाई हो सकती है। तो ये चीज़ थी। और उसमें जो उसने कहा कि इनका एक्ट ऐसा नहीं था कि जिसमें जो है ये समाज को प्रभावित नहीं करता है, समाज के कंसाइंस को बहुत ही बड़े लेवल पे इसने तहस नहस किया है, तो इस हिसाब से इनको जो है हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी और ये केस था। और फिर से अब जो है सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर, देखिए अपराध और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, ना तो उसकी कोई जाति होती है, ना तो कोई लिंग होता है। अपराधी हर जगह हो सकते हैं, अपराध हर जगह हो सकता है। ये हमारा देखने का नज़रिया है कि हम उसको जो है किसी धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र से जो है उसको संबंधित कर देते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से इवेल्युएट करेंगे तो आपको अपने पड़ोसी में भी जो है अपराधी मिल जाएंगे, आप अपने घर में मिल जाएंगे, आपको अपने अंदर भी मिल सकता है। इवन आप सही तरीके से इवेल्युएट करेंगे तो अपराध और अपराधियों का ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई जाति है। ठीक है, हम इसको जो है इस तरीके से हर चीज़ को बस कि हाँ ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो ये अपराधी हो सकता है, ये इस जाति से बिलोंग करता है तो ये अपराधी हो सकता है, या ये इस जेंडर से बिलोंग करता है तो ये अपराधी हो सकता है। आप देखेंगे कि आप जिस गाँव में रहते हैं, आपको आपके वहाँ के गाँव के लोग कहेंगे कि हमारा ये गाँव सबसे अच्छा है, ये गाँव सबसे बुरा है। उससे आगे आप बढ़ेंगे तो कहेंगे ये वाले जिले सबसे अच्छे हैं भाई, ये वाले जिले सबसे खराब हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये वाले
वाले राज्य बड़े अच्छे हैं, ये वाले राज्य खराब है। उससे भी आगे आप बढ़ेंगे, क्या कहेंगे, ये वाले देश बड़े अच्छे हैं, वो वाले देश बड़े खराब हैं। तो जब हम माइन्यूट लेवल पे भी देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें वो चीज़ें मिलेंगी, बड़े लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पे भी मिलेगी। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री, डेमोक्रेसी में भी वहाँ पे भी लोग उठते हैं और गोलियाँ चलाने लग जाते हैं अचानक से लोगों के ऊपर और लोगों की मौत हो जाती है। तो इसलिए हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये इस जाति या धर्म का है तो ये अच्छा है और ये बुरा है। अपराध अपराध होता है, उसको हमें सिर्फ और सिर्फ अपराध के नज़र से ही देखना चाहिए, उसको हम जाति धर्म से जोड़ के नहीं दे सकते, ठीक है। तो चलिए इसी बात में हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारी आपकी न्यूज़ थी 1992 की, जो है रेमिशन पॉलिसी थी स्टेट की, जिसके तहत उनको डाला गया था कोर्ट में और उसी के तहत जो जेल में डाला गया था, उसी के तहत फिर उन्होंने जो है अर्जी दाखिल करी थी। क्योंकि 2014 में गुजरात हाई कोर्ट ने जब लक्ष्मण नस्कर का ये मामला आया था तो उसके बाद जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस ला दिए थे कि हम जो है अब जो रेप के आरोपी हैं, रेप केसेस में आरोपी हैं और जो इस तरीके के मर्डर आरोपी हैं उनको हम जो है इसमें जो है छूट प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों का कहना था कि आपको छूट प्रदान करना चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग जेल में थे उस टाइम पे आपका ये जो है पॉलिसी नहीं आई थी, पुरानी वाली ही पॉलिसी चल रही थी। तो उसके तहत जो है, और आप लोग को ये बताना है कि हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है कि आप जिस टाइम पे जो है जिस चीज़ के लिए अपराध कर रहे हैं उस टाइम पे जो लागू कानून है वही आपके ऊपर लागू होगा। तो वही वाला आर्टिकल यहाँ पे फॉलो होता है। वो आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है, वो आपको ढूंढ करके आना है देख करके, ठीक है। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये भी हमारी एक न्यूज़ है, छोटी सी, छोटी नहीं, इसके पीछे तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, लेकिन हम ये छोटी सी बस इतनी ही न्यूज़ देखेंगे कि नेवी हेल्प्स ड्रोन हिट कार्गो वेसल इन द गल्फ ऑफ एडन। जो हमारा गल्फ ऑफ एडन है, जो रेड सी का एरिया है पूरा, हमने आपको दिखाया था अभी अब पिछले वाले में। तो वहीं पे जो है फिर से जो है हमारी इंडियन क्रू मेंबर से जो है क्रू मेंबर थे जिस शिप में, वहाँ पे फिर से जो है अटैक कर दिया गया हूतियों के माध्यम से। और उसको बचाने के लिए हमारा कौन सा नेवी डिस्ट्रॉयर गया है? हमारा नेवी डिस्ट्रॉयर गया है INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम को हमने भेजा है अपनी जो है वेसल को बचाने के लिए, जिस पे जो है अटैक किया गया है। और जो है जो अटैक हुआ है वो किस पे हुआ था? अटैक हुआ था MV जेंको पिकार्डी। MV जेंको पिकार्डी नाम का वेसल था जिसमें जो है इंडियन क्रू मेंबर्स थे, उनके ऊपर अटैक हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है रेड सी के एरिया में लगातार आक्रमण हूतियों द्वारा बने ही हुए हैं, जो कि यमन के हैं और जो है जिनको ईरान का समर्थन प्राप्त है। ये लोग जो है गाजा के सपोर्ट में है, फिलिस्तीन के सपोर्ट में है कि इजराइल वहाँ पे आक्रमण करना बंद करे तो हम यहाँ पे आक्रमण करना बंद कर देंगे। इसी वजह से यहाँ पे ये लगातार, और इंडिया का बहुत बड़ा जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम जो है रेड सी के माध्यम से होता है। तो लगातार इसके पहले भी अभी दिसंबर और नवंबर दिसंबर में भी लगातार जो है वो आक्रमण कर रहे थे और हमारी नेवी वहाँ पर जा करके उनको जो है बचा रही थी। और वहाँ पे अमेरिका भी इस टाइम पे लगा हुआ है, ब्रिटेन लगा हुआ है, बहुत सी कंट्रीज लगी हुई हैं जो अपने अपने तरीके से वहाँ पे अपने अलग अलग जो है स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रही हैं। और वहाँ पे गार्जियन ऑपरेशन करके वो एक ऑपरेशन भी चल रहा है इनको रोकने के लिए, जिससे हमारा वर्ल्ड ट्रेड आराम से चल सके। तो ये जो है कुछ कुछ न्यूज़ है इनसे रिलेटेड, ये मैंने आपको बता दी। चलिए हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल क्या, अब ये हमारा लास्ट हो गया है। यहाँ पे ये लास्ट हमारा क्या है, जो हमने आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा चाबाहार पोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है। तो चाबाहार पोर्ट हमारा कहाँ पे स्थित है? ये रहा आपका ईरान। ये चाबाहार पोर्ट बहुत न्यूज़ में रहा था एक टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के न्यूज़ में रहा था कि इंडिया भी इसको डेवलप करने में जो है साथ देगा, जिससे इंडिया को भी यहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है। ये गल्फ वाला एरिया है जहाँ से लगभग दुनिया का 50% का आप मान लीजिए ऑयल एक्सपोर्ट का काम होता है, एक्सपोर्टिंग का काम होता है। और जो लगभग दुनिया का 35% जो है जो गैस है वो इसी एरिया में पाई जाती है। अभी मतलब निकली नहीं है लेकिन है उस एरिया में 35%। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के चलते जो है यहाँ पे हमने चाबाहार पोर्ट को सोचा था कि हमारा यहाँ पे चाबाहार पोर्ट रहेगा तो हम इधर वाले एरिया में भी कनेक्ट कर सकेंगे अफगानिस्तान के पास में, जिससे हमें पाकिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही थी तो हम यहाँ से जाने के लिए असमर्थ है, तो हमने सोचा कि इस एरिया से हम जो है अफगानिस्तान के लिए भी हम सहायता पहुँचा पाएंगे। तो ये थी न्यूज़। और ये आपका जो है चाबाहार पोर्ट कहाँ पे है? ये है आपके ईरान में है ये वो एरिया। और ये है आपका पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट ग्वादर पोर्ट। ये है आपका ग्वादर पोर्ट, ये है चाबाहार पोर्ट। इन्हीं सबको जो है जोड़ करके जो है चाइना इधर से चला रहा है आपका बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, जिससे हम ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है हमें कि इधर से भी हमें वो घेरने की कोशिश कर रहा है, इधर से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। भैया देख लो कितना ही घेर पाओगे हमें, हमारे पास भी तो कुछ
शक्ति है, इतने भी कमज़ोर नहीं है हम कि कोई भी हमें घेरता चला जाए। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा ये जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे मैंने उसको आपको बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, सारी चीज़ों की बैकग्राउंड भी बताने के प्रयास किए हैं, और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वहाँ पे हमने जो है अच्छे तरीके से उसको डिटेल में समझने का भी प्रयास किया है। और ये जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड या जीएम क्रॉप से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। ये था हमारा द हिंदू का न्यूज़पेपर का पूरा आर्टिकल, और आप हमारे नोटबुक आईएएस चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए, अपने एनर्जी को बनाए रखिए। धन्यवाद आप लोगों का।